हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको बिगफुट की 3 डरावनी घटनाएं बताऊंगा, तो तैयार हो जाइए इन कहानियों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियां। मेरा नाम एंड्रू है और मैं एक आईटी का मैनेजर हूँ। वैसे मैं बचपन से रॉकी माउंटेन के इलाके में रहता था और मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई यही छोटे से एक टाउन में की है। हमारे परिवार में 6 लोग थे, मेरे माता पिता और हम 4 भाई बहन। मेरे पापा ने हमें बचपन से ही इन पहाड़ों से पहचान करवा दी थी। हम हर वीकेंड पे ही रॉकी माउंटेन पे ट्रैक पे जाया करते, या फिर एक दिन की ही ट्रैक होती, यानी हम सुबह निकल के शाम तक वापस आ जाते। फिर कई बार हम एक रात जंगल में भी बिता के वापस आते थे। मेरा एक भाई डेविड और दोनों बहनें एंजेलिका और नताशा, इन सब को ये बहुत पसंद था। ये सब तब तक चलता रहा जब तक हम टाउन में थे। पहले डेविड, फिर नताशा, मैं और एंजेलिका, हम चारों एक के बाद एक अपनी पढ़ाई और नौकरी के चलते टाउन छोड़ के शहर में आ गए और फिर ये ट्रिप्स पूरी तरह बंद हो गई। आज मैं 32 साल का हूँ और ये कहानी है 2011 की, जब मैं 22 साल का था और अपनी जॉब से 2 हफ्ते की छुट्टी लेके मैं अपने टाउन गया था माँ पापा से मिलने के लिए। ये महीना जुलाई का था और मुझे उम्मीद थी कि रॉकी माउंटेन में बर्फ नहीं रहेगी। आमतौर से रॉकी माउंटेन में नीचे के इलाकों में आपको बर्फ नहीं मिलेगी, पर जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे आपको बहुत बर्फ और बर्फीले तूफानों का भी सामना करना पड़ सकता है। हम बचपन में कई बार नीचे के इलाकों में और कई बार माउंटेन में ऊपर की तरफ भी हाइक और कैंपिंग करने जा चुके हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इन पहाड़ों से और यहाँ मौजूद कई सारी ट्रेल से बहुत अच्छे से वाकिफ था। मैं जिस दिन टाउन में पहुंचा वो एक सैटरडे था और मैं फ्राइडे रात को शहर से गाड़ी लेके निकल गया था। मैंने पहुंच के पापा और मम्मी के साथ बहुत सारी बातें की और मैंने उन्हें अपने काम और बाकी सारी चीजों के बारे में भी बताया। मैंने पापा से पूछा कि क्या वो आजकल हाइक पे जाते हैं या नहीं, और इसका जवाब उन्होंने ना में दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है और इसलिए उन्होंने पहाड़ पे जाना और ट्रैकिंग बिल्कुल बंद कर दी है। पापा ने मुझे कहा कि अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मैं उनके एक दोस्त जेकब के साथ जा सकता हूँ और वो जेकब से बात कर लेंगे। पापा ने जेकब से बात की, मगर वो फ्री नहीं थे और मैंने ये तय किया कि मैं अगले दिन अकेले ही एक डे हाइक पे निकलूंगा। मेरा प्लान था कि मैं अपनी गाड़ी लेके रॉकी माउंटेन के पहाड़ पे एक ऊंची ट्रेल पे जाऊंगा और वहां से सारा दिन हाइक करके रात तक घर आ जाऊंगा। मैं अगले दिन सुबह निकल गया और 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद मैं अपनी ट्रेल की शुरुआत में आ जाता हूँ। मैंने गाड़ी को पार्क करके अपना सारा सामान निकाल लिया और ट्रेल पे आगे की तरफ बढ़ गया। मुझे ट्रेल पे चलते हुए अपने बचपन की सारी यादें आ रही थी कि कैसे हम सारे भाई बहन इन्हीं ट्रेल्स पे अपने पापा के साथ आते थे और कितना अच्छा समय बिताते थे। मैंने वहीं से सबको फोन मिलाया और वीडियो कॉल किया। मैंने सबको कहा कि मैं आज ट्रैकिंग करने आया हूँ और मेरे सारे भाई बहनों ने कहा कि हम चारों को प्लान बना के एक साथ छुट्टी लेनी चाहिए और फिर से एक साथ एक हाइक पे जाना चाहिए। मैं वीडियो कॉल पे बात किए जा रहा था और मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि मैं अपनी ट्रेल से भटक के जंगल में अंदर की तरफ आ गया हूँ। मैंने कुछ देर चलने के बाद इस चीज को तब समझा जब मेरे पैरों के नीचे सिर्फ
पत्तों की आवाज आ रही थी। अगर मैं ट्रेल पे होता तो ट्रेल साफ रहती है और उस पे आपको इतने सारे पत्ते नहीं मिलेंगे। मैंने घूम के चारों तरफ देखा तो मुझे ट्रेल कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने सबको अलविदा कहा और अपने फोन को बंद कर दिया। मैं ज्यादा घबराया नहीं था क्योंकि मेरे फोन का सिग्नल आ रहा था और अगर मैं खो भी जाऊं तो कॉल करके मदद बुला सकता था। मैंने सोचा कि जिस दिशा से मैं आया हूं मुझे उसी तरफ चल के जाना चाहिए और ट्रेल मुझे देर सवेर मिल जरूर जाएगी। मैंने चलना शुरू किया और लगभग 2 मिनट चलने के बाद अचानक क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। अगले ही पल में जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं किसी गड्ढे में था जो कि कुछ नहीं तो 10 फीट गहरा होगा। मैं पूरी तरह चौंक गया और मैंने ऊपर देखा तो मुझे दिखा उस गड्ढे का मुंह जहां से मैं गिरा था। मैंने पहले अपने हाथ पैर सबको ध्यान से देखा कि कहीं मैंने अपनी कोई हड्डी तो तोड़ नहीं ली है गिरते वक्त, मगर सब कुछ सही सलामत था और अपनी जगह पे था। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और इस गड्ढे को अंदर से देखने लगा। मैंने देखा एक मोटी लकड़ी का टुकड़ा है जो कि दीवार से होके इस गड्ढे के मुंह तक जा रहा है। पहले मुझे बहुत हैरानी हुई कि जमीन के अंदर ये लकड़ी का टुकड़ा क्या कर रहा है और दूसरी बात ये ठीक इस तरह से वहां रखा था जैसे इसके सहारे कोई गड्ढे से बाहर आता हो। मैंने सोचा कि अगर ये किसी आदमी ने किया है ताकि अगर कोई इस गड्ढे से गिरे तो बाहर आ सके, फिर उसने फॉरेस्ट रेंजर्स से बात करके इस गड्ढे को भरवा क्यों नहीं दिया, या फिर यहाँ किसी तरह का साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा दिया जो कहता हो कि यहाँ खतरा है। बहरहाल मैंने गड्ढे के अंदर और ध्यान से देखा तो मुझे यहाँ एक लकड़ी से बना शेल्फ दिखाई देता है। मतलब ये कोई दुकान से बना हुआ शेल्फ नहीं था पर किसी पेड़ को काट के बनाया हुआ शेल्फ लग रहा था। और इस शेल्फ पे मुझे बहुत सारे टिन कैंस मिले जो कि आमतौर से हाइकर्स अपने साथ ले जाते हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे पैकेट्स और कुछ औजार भी मिले जैसे कि कुल्हाड़ी और बेलचा। मुझे लगा कहीं ये तो नहीं कि यहाँ कोई इंसान रहता है। सारी चीजों को देखते हुए लग तो यही रहा था कि यहाँ कोई आदमी रहता है। मुझे लगा यहाँ रहना ठीक नहीं है और जैसे ही मैं उस पेड़ से ऊपर चढ़ने लगा तो मुझे उस शेल्फ में एक चीज दिखती है। ये चीज एकदम चमक रही थी और पीछे की तरफ छुपी हुई थी। मैंने जब इसे निकाला तो ये किसी तरह की मूर्ति थी, एक बड़ा सा जीव जो कि पूरे बालों से भरा हुआ था और इसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। मैं सबसे ज्यादा इस बात से चौंका कि ये मूर्ति खरे सोने की बनी हुई थी और कुछ नहीं तो 2 किलो से ज्यादा की थी। मुझे इसे देख के लालच आ गया और मैंने मूर्ति अपने पास रख ली और मैं इस गड्ढे से बाहर निकल जाता हूँ। अब मैंने सोचा कि मुझे सीधा ट्रेल पकड़ के वापस गाड़ी की तरफ चले जाना चाहिए और मैं अपनी ट्रेल को ढूंढने लगा। लगभग 10 मिनट ढूंढने के बाद मुझे ट्रेल मिल गई और मैं अब वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। मुझे चलते हुए लगभग 20 मिनट्स हुए होंगे कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पीछे मुझे कदमों की आवाज आ रही है। मैं रुक गया और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कुछ नहीं था। मैं फिर से थोड़ी तेजी से चलने लगा और इस बार भी मुझे अपने पीछे से चलने की आवाज आ रही थी। मैं फिर रुकता हूँ और पीछे देखा पर इस बार मुझे अपने से 50 फीट दूर एक पेड़ के पीछे कुछ हलचल दिखी। मुझे ऐसे लगा कि कोई चीज पेड़ के पीछे है और मुझे उस चीज का कुछ हिस्सा हिलते हुए दिख रहा था। मैंने जब इस चीज को ध्यान से देखने की कोशिश की तो मैं समझ गया ये चीज कुछ नहीं तो 10 फीट की है और मुझे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि हो ना हो ये चीज ही है जो कि उस गड्ढे में रहती है। अब मैं पूरी तेजी से भागने लगा और मैं ये भी समझ गया
कि ये चीज भी अब मेरे पीछे भाग रही है। मैं थोड़ा आगे ही गया था कि मुझे अपने पीछे से उस चीज की गिरने की आवाज आई और मैंने 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़ के देखा तो ये चीज मेरे बहुत करीब थी, मगर किसी पेड़ से टकराने के कारण ये गिर गई थी। मैंने इसे ध्यान से देखा। ये सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। जैसे मैंने कहा 10 फीट का, और इसके शरीर पे बिल्कुल काले बाल भरे हुए थे और ये लग किसी गोरिल्ला जैसा रहा था, मगर किसी गोरिल्ला से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मुझे लगा ये इतना बड़ा होने के बावजूद भी इतना तेज कैसे है, और अगर ये मेरा पीछा करता रहा तो मेरे गाड़ी के पहुंचने के पहले ही ये मुझे जरूर पकड़ लेगा। मैंने ये भी देखा ये चीज बिल्कुल उस सोने की मूर्ति जैसे ही दिख रही है, और मैंने तुरंत उस मूर्ति को निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। मैंने मुड़ के तेजी से भागना शुरू किया और कुछ देर बाद मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाता हूं। मैं रुक के पीछे मुड़ता हूं, पर सच में अब वो चीज मेरा पीछा नहीं कर रही थी। अब मैंने एक राहत की सांस ली। मैं गाड़ी को लेके अपने घर पहुंचता हूं और मैंने ये बात अपने पापा और माँ को बताई। पापा ने बताया कि उन्हें पता है कि इन पहाड़ियों पर बिगफुट का वास है, मगर वो चीज कभी भी आम लोगों के रास्ते में नहीं आती है, और अगर ना आप उसके इलाके में जाए वो आपको तंग नहीं करेगी। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह मुझे एक सोने की मूर्ति मिली थी और मैंने उसे उठा लिया। पापा ने मुझे कहा कि ये मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी और मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मैं आज बच गया। इस घटना के बाद भी मैं अपने भाई बहनों के साथ यहाँ ट्रेल पे गया हूँ हाइक करने के लिए, मगर हमने हमेशा ट्रेल पे ही हाइक की है और कैंपिंग भी जंगल में उस इलाकों में की है जहाँ कैंपिंग की अनुमति है। मैं जानता हूँ उस दिन मेरा लालच मेरी मौत का कारण बन सकता था। मेरा नाम कोडी है और ये कहानी है मेरे चाचा की, जिनका नाम था एंड्रू। मेरे पापा लोग 2 भाई थे और एंड्रू मेरे पापा से 10 साल छोटा था। एंड्रू और मुझ में लगभग 12 साल का अंतर था, पर हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। पापा उनके बचपन की कई बातें बताते हैं कि कैसे पापा और चाचा मेरे दादाजी के साथ जंगल में हंटिंग करने जाया करते थे। हमारा घर रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क के ही एक छोटे से टाउन में है, तो आप समझ ही सकते हैं उस समय मेरे पापा और चाचा बहुत बार हंटिंग और कैंपिंग करने के लिए इस नेशनल पार्क में जाया करते थे। मैं आपके साथ जो घटना बांटने जा रहा हूँ ये साल 2018 की है। सितंबर का महीना था और एक दिन चाचा हमारे घर आते हैं। चाचा और पापा बैठ के बात कर रहे थे और चाचा ने कहा कि 2 दिन बाद वो माउंटेन्स पे शिकार करने जाना चाहते हैं और क्या पापा और मैं भी उनके साथ जाएंगे। पापा ने कहा हाँ वो जरूर जाएंगे, पर तभी मैं उनकी बात काट के कहता हूँ कि उस दिन मेरे कॉलेज का एडमिशन होना है और हमें टाउन से बाहर शहर में जाके यूनिवर्सिटी में दाखला कराना होगा। पापा को बात याद आई और उन्होंने जाने से मना कर दिया। एंड्रू ये बात सुन के बहुत खुश होता है क्योंकि हमारे परिवार में कॉलेज जाने वाला मैं पहला लड़का बनने वाला था और वो मुझे बहुत बधाई देता है। हमारा परिवार वैसे बहुत गरीब ही था और मेरे पापा चाचा दोनों ही जरा कम पढ़े लिखे हैं। हमारे परिवार का टाउन के बाहर एक बड़ा फार्म है और बस एंड्रू उसी फार्म को संभालता है। मेरे पापा टाउन में एक कार मैकेनिक का काम करते हैं। एंड्रू ने वैसे शादी तो नहीं की है और उसका कोई घर परिवार नहीं है मेरे और पापा के सिवा, तो तय ये हुआ कि एंड्रू अकेले ही हंटिंग ट्रिप पे जाने वाला था और हमें शहर जाना था कॉलेज के एडमिशन के लिए। मैं और पापा कॉलेज के एडमिशन का काम पूरा करके
घर वापस आ गए। हम सुबह 6 बजे निकले थे और पूरा काम खत्म करके हमें रात के 10 बज गए घर आने में। मैंने घर आके एंड्रू के कुछ वीडियो मैसेजेस देखे जिसमें वो ये बता रहा था कि जंगल में उसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था, मगर वो अभी भी ढूंढे जा रहा है। मैंने उसे बेस्ट ऑफ लक का मैसेज भेजा और रात को सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह जब मैं उठा और अपने बाकी के काम कर रहा था तो मैंने देखा कि एंड्रू की गाड़ी हमारे घर के सामने आके रुकती है। एंड्रू गाड़ी से बाहर निकला और उसने मुझे कहा कि मैं अभी आके देखूं कि उसने किस चीज का शिकार किया है। मैं उसके साथ बाहर गया और उसने अपनी गाड़ी के पीछे रखी हुई उस चीज को मुझे दिखाया। मैं इस चीज को देख के पूरी तरह चौंक जाता हूँ। ये चीज जाहिर तौर से किसी जानवर का बच्चा था, पर फिर भी ये लगभग 5 फीट का होगा। इसके शरीर पे एकदम सफेद बाल थे और इसकी कई विशेषताएं बिल्कुल इंसानों जैसी ही लग रही थी। मतलब कि मेरे कहने से आपको लगेगा ये कोई बेयर या गोरिल्ला हो, मगर नहीं। इसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये कोई इंसान और गोरिल्ला का हाइब्रिड हो। इस चीज की आंखें खुली हुई थी और एकदम इंसानों जैसी ही लग रही थी। मुझे शुरुआत में लगा कि एंड्रू मजाक कर रहा है और ये कोई इंसान है कॉस्ट्यूम पहन के, मगर ऐसा नहीं था। एंड्रू ने मुझे कहा कि उसने देखा कि कुछ ऐसे ही जानवर जंगल में घूम रहे थे और उसने इन पे गोली चला दी और गोली चलाने पे ये सब भागने लगे। तभी उसने इस छोटे वाले पे गोली चलाई क्योंकि ये सबसे धीरे भाग रहा था और इसको पकड़ना सबसे आसान था। एंड्रू ने पापा को घर के अंदर से बाहर बुलाया और जब पापा ने इस चीज को देखा वो चाचा पे चिल्ला उठे और उसे खींचते हुए मुझसे दूर ले गए। मैंने देखा पापा बहुत गुस्सा थे और चाचा पे चिल्लाए जा रहे थे और बहुत ज्यादा ही परेशान लग रहे थे। चाचा अपनी गाड़ी में बैठ के गुस्से में वहां से निकल गए। मैंने जब पापा को पूछा वो इतना गुस्सा क्यों है तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपना काम करूं और इन बातों पे ज्यादा ध्यान देने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ी देर बाद चाचा को मैसेज किया और पूछा कि क्या हुआ है, मगर उसने भी मुझे कहा कि कुछ नहीं हुआ और ये कि मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूं। मैं समझ नहीं पाया कि उन दोनों के बीच हुआ क्या है, मगर इतना समझ गया ये झगड़ा इस जानवर को मारने के ऊपर हुआ था। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो देखा मेरे घर के सामने कई सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और मेरे पापा उनके साथ गाड़ी में बैठ के कहीं जाने वाले थे। पापा ने मुझे कहा कि मैं भी उनके साथ चलूं। पापा ने मुझे बताया कि हम अभी अपने फार्म पे जा रहे हैं क्योंकि पिछली रात को ही एंड्रू को किसी ने फार्म के अंदर घुस के मार दिया है। मैं इस बात को सुन के पूरी तरह चौंक जाता हूँ और मैं रोने लगा। मैं सोच रहा था कि मेरे चाचा तो इतने अच्छे इंसान हैं और उनको कोई क्यों मारेगा। हम फार्म पे पहुंचे और पुलिस ने हमें बॉडी तो नहीं दिखाई पर कहा कि एंड्रू को किसी ने बहुत बुरी तरह मार दिया है और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से फार्म के अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं। वो कहते हैं कि उनको पता है कि किसने एंड्रू को मारा है और हमें वो सीसीटीवी का फुटेज भी दिखा सकते हैं। पुलिस ने हमें सीसीटीवी का फुटेज दिखाया और हमने देखा कि फार्म के पीछे की तरफ जो इलाका है वो जंगल में जाके मिल जाता है और वहां से एक बहुत बड़ी सी चीज बाहर आती है। ये चीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि वो छोटा जानवर था जो पिछले दिन एंड्रू ने अपने साथ गाड़ी में लाया था। पुलिस हमें बताती है कि वो बाकी का फुटेज हमें नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं देखना चाहेंगे। पापा और मैं दोनों ही एक दूसरे को पकड़ के रोने लगे और पुलिस वालों ने हमें पानी दिया पीने के लिए। पापा उन्हें कहते हैं
तो आप रिपोर्ट में क्या लिखने वाले हैं? पुलिस बताते हैं कि रिपोर्ट में लिखा जाएगा बेयर अटैक। मैं कुछ समझा नहीं और मैंने उन्हें कहा कि आपने सीसीटीवी फुटेज तो देखा ही है और ये कोई बेयर या फिर गोरिल्ला नहीं है। तभी मुझे याद आया कि एंड्रू यहाँ उस बच्चे को मार के ले आया था और मैंने पुलिस को उस बच्चे की बॉडी ढूंढने के लिए कहा। पुलिस मुझे सीसीटीवी का फुटेज फिर से दिखाती है और इस बार जो जगह मैंने देखी तब तक ये चीज एंड्रू को मार चुकी थी और अपने बच्चे की बॉडी को उठा के वापस जंगल में जा रही थी। पुलिस कहती है क्योंकि एंड्रू ने इसके बच्चे को मार के यहाँ लाया था तो इसीलिए इस चीज ने एंड्रू को ढूंढ के मारा और अपने बच्चे का शव वापस ले गया। मैं फिर भी उन्हें पूछता हूँ कि वो लोग कैसे इस चीज को बेयर मान सकते हैं, तो पुलिस मुझे कहती है कि बाकी की बात मेरे पापा मुझे समझा देंगे। एंड्रू के फ्यूनरल के बाद जब मैंने पापा को पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस चीज को एंड्रू ने मारा था वो एक बिगफुट है। वो कहते हैं कि इन पहाड़ियों में बिगफुट रहते हैं और ये बात सरकार, पुलिस और यहाँ के कई लोग अच्छे से जानते हैं, मगर इस बात को लोगों से इसलिए छुपाया जाता है ताकि यहाँ टूरिस्ट का आना कम ना हो। और वैसे भी बिगफुट कभी भी आप पे पहले हमला नहीं करते हैं। पापा ने कहा उस दिन वो इसीलिए चाचा पे इतना गुस्सा हुए थे क्योंकि उसने इस बिगफुट के बच्चे को मार दिया था और इसके लिए हमारे टाउन पे बहुत बड़ा खतरा हो गया था। आज इस घटना को कई साल हो चुके हैं और मैंने सोचा क्यों न मैं हमारे साथ हुई इस घटना को लोगों के सामने लाऊं ताकि लोग जान सके कि जिस चीज को हम पौराणिक जीव मानते हैं वो आज भी रॉकी माउंटेन्स की पहाड़ियों में घूम रहा है। मेरा नाम पीटर है और मैं यूएस की आर्मी में एक स्नाइपर था। मैंने आर्मी की एक बहुत ही खतरनाक टुकड़ी की ट्रेनिंग की है और हमारे लोगों को ऐसे ही जगहों और परिस्थितियों में बुलाया जाता है जब सारे विकल्प हार चुके हैं। मैंने इराक और अफगानिस्तान में भी कई महीनों तक रह के ड्यूटी की है। इन जगहों पे मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरा काम होता था कि एक वेंटेज पॉइंट पे बैठ के दिनों तक अपने टारगेट का इंतजार करना और जब वो मेरे सामने आए तो उसे उड़ा देना। मैंने कई सारे खतरनाक आतंकवादियों को मारा है और मुझे आर्मी की तरफ से कई सारे मेडल भी मिल चुके हैं। ये कहानी न ही अफगानिस्तान की है और ना ही इराक की। ये कहानी हमारे देश की ही है जहां मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। ये घटना है 2016 के जुलाई के महीने की। मैं अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया के वेनिस बीच पे आराम कर रहा था। मैं बता दूं कि मुझे आर्मी से रिटायर हुए लगभग 2 साल हो चुके थे और मैं अपनी एक सिक्योरिटी की कंपनी चला रहा था। हमारी कंपनी का काम था बड़े बड़े लोगों को सिक्योरिटी देना, यानी उनका बॉडीगार्ड बनना। इस बिजनेस के लिए मैंने अपने ही आर्मी के उन लोगों को नौकरी दी थी जो कि अब रिटायर हो चुके हैं और जिन्हें नौकरी की जरूरत थी। मैं 2 साल बाद अपने परिवार के साथ छुट्टी पे आया हुआ था और मैंने अपने बिजनेस की जिम्मेदारी मेरे ही साथी लुइस को दे रखी थी। मैं बीच पे अपने बेटे के साथ खेल रहा था कि मुझे लुइस का कॉल आया और उसने मुझे एक नंबर दिया। उसने कहा कि हमारे ही आर्मी के कमांडर ने उनके ऑफिस में कॉल किया था और उनको मुझसे बात करनी थी। मैं थोड़ा चौंक जाता हूं कि अब तो मैं और वो दोनों ही रिटायर हो चुके हैं, तो उनको अब मेरे से क्या काम हो सकता है। मैंने लुइस को पूछा कि क्या कमांडर ने कुछ कहा था कि क्या काम है, तो लुइस बताता है कि उन्होंने कहा था कि जो भी काम है वो सिर्फ मुझे ही बता सकते हैं। मैंने तब तो उनको कॉल नहीं किया और पूरा दिन खत्म होने के बाद मैंने होटल रूम में जाके
उन्हें कॉल मिलाया। कमांडर ने मुझे कहा कि उनको मेरी जरूरत है और एक मिशन है जो कि पूरा करना है। मैंने कहा कि अब मैं रिटायर हो चुका हूं और ऐसा क्या है जो कि आर्मी का कोई भी स्नाइपर नहीं कर सकता। कमांडर मुझे बताते हैं कि काम ऐसा है जो कि ऑफिशियल आर्मी का इंसान नहीं कर सकता है और ऐसे किसी इंसान को करना होगा जो कि देश का सबसे बेहतरीन स्नाइपर हो। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि वो कल सुबह मुझे मेरे टिकट्स और मेरे अकाउंट में काम के लिए कुछ पैसे भेज देंगे। मैंने अभी तक अपने बीवी और बच्चों को कुछ नहीं बताया था और अगले दिन मैंने देखा कि मेरे होटल के दरवाजे पे एक नॉक होती है और एक आदमी मुझे प्लेन की टिकट्स देता है। मुझे फिर से कमांडर का कॉल आया और उसने मुझे कहा कि मुझे टिकट मिली या नहीं। मैंने हाँ कहा और मैंने ये भी पूछा कि मिशन क्या है, पर कमांडर ने मुझे कहा कि मेरे यहाँ आने के बाद ही ये बात मुझे बताई जा सकती है। मैंने देखा कि प्लेन का टाइम शाम को 7 बजे का था और मैंने अपनी बीवी और बच्चों को ये बात बताई। शुरुआत में तो वो मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। मैं 2 साल बाद उनके साथ घूमने आया हूँ और यहाँ भी मुझे काम आ गया है, पर बाद में मेरे समझाने पे वो मान गए और शाम होते ही मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गया। मेरा प्लेन सुबह 2 बजे रॉकी माउंटेन मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट पे लैंड करता है और मैंने बाहर आके देखा कि कुछ लोग मुझे रिसीव करने के लिए आए हुए थे। मैं गाड़ी में बैठता हूँ और हम सीधा रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क के अंदर आ जाते हैं और यहाँ बने एक होटल में मुझे ले जाया गया। मैंने देखा मेरे कमांडर और कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स यहाँ खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे बताया गया कि अभी मैं जाके सो जाऊं और कल सुबह 7 बजे हम सब यही होटल की लॉबी में मिलेंगे और इस मिशन के बारे में बात करेंगे। अगले दिन सुबह मैं लॉबी में सबसे मिला और कमांडर मुझे बताते हैं कि यहाँ पिछले कई महीनों से एक चीज है जिसने बहुत टूरिस्ट की जान ली है और हमें इस जानवर को मारना होगा। मैंने कमांडर और रेंजर्स को देखते हुए कहा कि ये तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का काम है और इसके लिए मुझे क्यों बुलाया गया। तो वो मुझे इस चीज की तस्वीर दिखाते हैं। मैंने इन तस्वीरों को देख के एक लंबी सांस ली और तब मुझे रेंजर्स ने कहा कि ये एक 12 फीट का बिगफुट है जिसने पिछले 1 महीने में 5 टूरिस्ट को मार दिया है और उसको मारना इनके बस का काम नहीं है। मैं पूरी बात को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि ये लोग मुझे गाड़ी में बिठा के जंगल के अंदर ले जाते हैं। ये लोग मुझे जंगल के बीच में बने एक मचान पे ले जाते हैं और मुझे कहा गया कि मुझे यहाँ बैठ के उस चीज का इंतजार करना है और देखते ही उसे मार देना है। मैंने पूछा कि उन्होंने ये जगह क्यों चुनी है और मुझे बताया गया कि जब हेलीकॉप्टर से इस इलाके को ढूंढा गया तो ये समझ में आया कि उस बिगफुट की गुफा यही कहीं है और मेरे इस मचान से वो इलाका बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मैंने जिस बंदूक को देखा ये सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक स्नाइपर बंदूक है। अगर इस बंदूक की गोली किसी इंसान को लग जाए तो वो पूरी तरह गायब हो जाएगा। मेरे साथ यहाँ 2 फॉरेस्ट रेंजर्स भी रहने वाले थे और कुछ रेंजर्स आगे बने मचान पे थे ताकि वो मुझे बता सके अगर ये जीव अपनी गुफा से बाहर निकलता है तो। अब शुरू होता है इंतजार। अगले कई दिनों तक हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा और मुझे लगने लगा था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और एक दिन अचानक मुझे अपने रेडियो पे एक रेंजर का मैसेज आता है। उसने कहा कि उसने इस चीज को देख लिया है और वो चीज मेरे फायरिंग रेंज में है। मैंने तुरंत अपनी बंदूक से देखा और मुझे ये चीज दिख गई। मेरे कमांडर का मुझे मैसेज आता है और उसने मुझे बताया कि मैं सबको एक साथ मार दूं ताकि हम जल्दी अपने घर जा सके। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि ये सबको ये शब्द क्यों कह रहे हैं और तभी मैंने ध्यान से देखा
इस बिगफुट के साथ 2 बच्चे भी थे। मैंने अपने कमांडर को कहा कि क्या वो चाहते हैं कि मैं इन बच्चों को भी मार दूं, और मुझे जवाब में हाँ मिलता है। मैं ये करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि मैं ये जानता था कि लोगों का शिकार इस बिगफुट ने किया है, तो हम बच्चों को कैसे मार सकते हैं। मैंने रेंजर्स और मेरे कमांडर को बहुत समझाया, पर कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, और वो सब चाहते थे कि मैं उन 2 बच्चों को भी मार दूं। मैं ये बात जानता था कि मेरे सिवाय ये बंदूक यहाँ और कोई चला नहीं सकता, और मैंने बस उस बड़े बिगफुट को मारा और मैं मचान से उतर गया। मुझे सब ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैं खुद एक पिता हूँ और मेरा ज़मीर मुझे ये इजाज़त नहीं देता है कि मैं निर्दोष बच्चों को मारूं, चाहे वो इंसान के ही हो या ना हो। मैंने अपने कमांडर से कहा कि वो आज के बाद कभी भी मुझसे संपर्क ना करे किसी भी काम के लिए, और मैं वहां से टाउन में आ गया। मैंने तुरंत एयरपोर्ट से एक फ्लाइट ली और अपने परिवार के पास कैलिफोर्निया पहुंच जाता हूँ। मैंने आज तक ये कहानी किसी को भी नहीं बताई है, पर आज मुझे लगा कि ये कहानी लोगों के सामने आनी चाहिए और वो सतर्क रहे ऐसे जंगलों में जाने से पहले। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां अच्छी लगी होगी। अगर आपको बिगफुट की और भी कहानियां सुननी है तो स्क्रीन पे आ रहे इन कहानियों को क्लिक करके जरूर सुनिए। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।